हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। वीएस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, जिसका अदर नाम है लॉरेंस ड्यूड मॉडल, या हम इसको क्लासिकल मॉडल भी कह सकते हैं बिकॉज इट फॉलोज द क्लासिकल मैकेनिक्स लॉज। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को ओबे करता है, फॉलो करता है। ओके, तो ये मॉडल एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहता है थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इंक्लूडिंग मच मोर। तो इसने कहा, इस मॉडल ने कहा कि एवरी एटम, ये जो हमारे पास ड्यूड साइंटिस्ट है, इस ड्यूड ने 1900 में कहा एवरी मेटल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन कोर। जो हर मेटल है वो पॉजिटिव आयन पर वो कंसिस्ट है, और उसी के साथ ही साथ वैलेंस, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल है। ये जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मेटल के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जाहिर सी बात है कि इस पॉजिटिव आयन कोर में या इस मेटल में जो पॉजिटिव आयन कोर है वो एक नहीं है, वो मल्टीपल है, लातादाद है। तो हर एक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो भी यहाँ पर निगलेक्ट की गई है एज अ नॉच, कि यहाँ पर अवेलेबल वो नहीं है, उनको निगलेक्ट किया गया है। ठीक है, और ये भी बताया गया इस मॉडल में कि जो पोटेंशियल है इस पॉजिटिव आयन कोर का, जो पोटेंशियल फील्ड है इस पॉजिटिव आयन कोर की, थ्रू आउट होल मेटल इज कांस्टेंट, थ्रू आउट होल मेटल इज सेम। सारे मेटल में जो पॉजिटिव आयन कोर की जो पोटेंशियल फील्ड है वो क्या है, सेम है। इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं दिस इज अ मेटल, ये हम कोई मेटल बना लेते हैं, दिस इज अ मेटल, इसमें पॉजिटिव आयन कोर अवेलेबल है। और इस मॉडल ने यह भी बताया कि हर इलेक्ट्रॉन, हर पॉजिटिव आयन कोर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इस तरह मैं इसको इधर बना लेता हूं ताकि हम इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लें। वन डायमेंशनल में इसको बना लेता हूं इधर। ये एक पॉजिटिव आयन कोर है मेटल के अंदर, दूसरा ये पॉजिटिव आयन कोर है इस मेटल के अंदर, तीसरा ये है। बहुत सारे ऐसे इस तरह से पॉजिटिव आयन कोर से। इस मॉडल ने कहा कि इस पॉजिटिव आयन कोर का जो पोटेंशियल है थ्रू आउट दी होल मेटल, ये जो सारा मेटल है, इस सारे मेटल में इसका जो पोटेंशियल है आयन कोर का, इस पॉजिटिव आयन कोर का कि जो पोटेंशियल है थ्रू आउट दी होल सरफेस इज कांस्टेंट, वो सेम है। ठीक है, ये एक बात आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए। और दूसरी बात है इसने जो बताई कि इस एवरी पॉजिटिव आयन कोर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन कोर के क्लोज होता है उसका जो पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है वो एज अ जीरो होता है। किस तरह, ये एक पॉजिटिव आयन कोर है, सपोज कर लेते हैं एक ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव आयन कोर ये अवेलेबल है, और ये डिस्टेंस है। ये दो डिस्टेंसेस है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह। तो इसका जो पोटेंशियल होगा नियर टू आयन कोर दैट विल बी कंसीडर्ड एज द मिनिमम। ये जो पोटेंशियल है दैट इज कंसीडर्ड एज द मिनिमम। और जो इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम पॉजिटिव आयन कोर है इसका जो पोटेंशियल कंसीडर किया जाएगा दैट विल बी मैक्सिमम। नाउ अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज चेंज। ये किस तरह चेंज हो रहा है। हमने ये जिस पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से कि पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस में के क्यू अपान में आर। अब देखिए, आप जितने आर के वैल्यू को कम करेंगे, मतलब ये आर के वैल्यू को कम करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगी, वो बढ़ेगी। अच्छा, ये जो बढ़ रही है वो एक्चुअली नेगेटिव में बढ़ रही है, तो जो वैल्यू जितना नेगेटिव में मैक्सिमम होता है वो उतना ही क्या होता है, मिनिमम होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, इस बात को समझे। मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन नियर टू पॉजिटिव आयन कोर है इसका पोटेंशियल मिनिमम है, और जो इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम पॉजिटिव आयन कोर है उसका पोटेंशियल मैक्सिमम। हाउ, हमने ये पोटेंशियल पढ़ा है माइनस में के क्यू अपान में आर। ये देखें, इसका डिस्टेंस स्मॉल है, मान लेते हैं दिस इज R1 डिस्टेंस एंड दिस इज R2 डिस्टेंस। सो यहाँ पर R1 लेस देन है R2 से, इट मींस R2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ R1। और जो पोटेंशियल है इसका V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो V2 पोटेंशियल हायर है देन V1। हाउ, इस बात को समझे।
सॉरी, इसका डिस्टेंस कम है, जितना इसका डिस्टेंस कम होगा जो पोटेंशियल की वैल्यू वो बढ़ेगी। ये जो वैल्यू बढ़ रहा है वो एक्चुअली नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव में वैल्यू जितना बड़ा होता है वो एक्चुअली उतना क्या होता है, कम होता है। इस वेज से, इस लॉजिक से हम कह रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। अगर इसको देखें, इसमें क्या होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस R2 क्या है, मैक्सिमम है। अगर हम R2 यहाँ प्लेस करेंगे, R2 मैक्सिमम है, तो इसकी जो पोटेंशियल आएगी वो क्या आएगी, वो नेगेटिव मिनिमम आएगी। नेगेटिव मिनिमम मींस मैक्सिमम, मैक्सिमम मींस दैट विल पोटेंशियल विल बी हाई, ये पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन नियर टू पॉजिटिव आयन कोर है इसका पोटेंशियल जीरो किया जाता है कंसीडर, या मिनिमम कंसीडर किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम पॉजिटिव आयन कोर है इसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम कंसीडर किया जाता है। सो दैट्स व्हाई हियर आई हैव टेकन V2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ V1। एक ये बात। और दूसरी पॉइंट, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर होता है ये इस तरह होता है जिस तरह किसी परफेक्ट गैस में या कोई आइडियल गैस हो, उसके अंदर उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, हम ये चीज पढ़ते हैं ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वगैरह, तो उसमें हम ये चीज डिस्कस करते हैं, ये कोई कंटेनर, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, इसमें ये गैस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, ये रैंडमली इस तरह डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह इस तरह मूव कर रहे हैं। तो यहां पर भी यही बात बताई गई है कि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर होता है जस्ट लाइक सिमिलर होता है कि परफेक्ट गैस में ये जो मॉलिक्यूल इस तरह मूव कर रहे हैं ना, सेम वैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर भी इसी तरह ही मूव कर रहे हैं। ओके, इस तरह ये मूव कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पॉजिटिव आयन चार्जेस हैं, आयन कोर्स अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट है वो ज्यादा है। हम मेटल को कंसीडर करते एज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल को हम कंसीडर करते एज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समंदर है, इस तरह हम कंसीडर करते हैं मेटल्स को। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है, उनका बिहेवियर सेम एज लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन परफेक्ट गैस। ओके, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। बट कीप इन माइंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इज एक्चुअली जस्ट लाइक सेम एज ऑर्डिनरी गैस। जो ऑर्डिनरी गैस हमारे पास नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर में गैस अवेलेबल है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का बिहेवियर भी जस्ट लाइक ऑर्डिनरी गैस की तरह होता है। बट देयर इज सम डिफरेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में और ऑर्डिनरी गैस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जो कंसंट्रेशन वो मैक्सिमम होती है। फ्री इलेक्ट्रॉनिक गैस में जो कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर ऑर्डिनरी गैस के कंपेयर किया जाए तो ऑर्डिनरी गैस में एज कंपेयर टू दैट वन जो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है वो कम होती है, वो मिनिमम होती है। ये पॉइंट्स आप नोट कर दीजिए अपनी कॉपी पर। जो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं, वो हाई होते हैं। और जो ऑर्डिनरी गैस होती है उस ऑर्डिनरी गैस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लो होते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस ये। और दूसरा डिफरेंस ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस और ऑर्डिनरी गैस में कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है इसके जो मोस्टली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एज अ नेगेटिव होते हैं। इसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्टली एज अ नेगेटिव ट्रीट करते हैं, नेगेटिव बिहेव करते हैं। अगर ऑर्डिनरी गैस के मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो ऑर्डिनरी गैस मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली नियर अबाउट न्यूट्रल, वो न्यूट्रल ही होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर नेगेटिव होते हैं, नेगेटिवली होते हैं। और जो ऑर्डिनरी गैस है वो शो करता है ऑर्डिनरी गैस को, इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये दो मेन डिफरेंस है फ्री इलेक्ट्रॉन और ऑर्डिनरी गैस में। ओके, दैट इज अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन गैस एंड ऑर्डिनरी गैस। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। एक ये बात भी आपको ज़हन होनी चाहिए कि जिस तरह हम परफेक्ट गैस में या आइडियल गैस में जो इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कोलियन कंसीडर करते हैं वो होती है एज अ इलास्टिक कोलियन।
तो इन सेम वे यहाँ पर जो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होती है मेटल के साथ, दैट इज आल्सो एज इलास्टिक कोलिजन, वो भी इलास्टिक कोलिजन होती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आप ये नोट करें, फर्दर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अच्छा एक पॉइंट ये भी आप ध्यान में रखें, मैं ये एक मेटल बना लेता हूं, दिस इज अ मेटल, ये एक मेटल है, ये मेटल की इनर साइड है, लेट्स सपोज दिस इनर साइड, इलेक्ट्रॉन एक इधर अवेलेबल है और एक इलेक्ट्रॉन इधर अवेलेबल है। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज एक्चुअली 2 कंसीडर कर लेते हैं, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज 1। तो याद रखें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इनसाइड द इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन। जो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है, और जो इनसाइड इलेक्ट्रॉन है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 1 इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। Inside electron has less potential energy as compared to potential energy of outer electron। ओके, और इसने हमें, आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो इनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज्यादा पॉसिबल है, वो ज्यादा फिनोमेना यहाँ पर कैरी हो सकते हैं। अब हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं, आप ये नोट करें, जल्दी करें। ओके, वो नोट कर लें। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल्स। You know very well that metals are good electrical conductor and thermal conductor। वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर या हम थर्मल कंडक्टर कहें वो अच्छे होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर एक लॉ है इस थ्योरी के अंदर ही, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के अंदर ही एक लॉ है जिसको हम कहते हैं विडमैन फ्रेंच लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझें। विडमैन फ्रेंच लॉ एक्चुअली एक्सप्लेन्स द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू दी थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी का जो रेशियो है ये एक्सप्लेन करना चाहता है, उसका रिलेशन बताना चाहता है कि हाउ इट रिलेट्स। मैं आपको बुक मेंशन करता चलूं, ये बुक है, हम इस बुक से ही ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। आर के पुरी का बुक है, उसी में से ही ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने बताया कि जो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज एक्चुअली directly proportional to the temperature। This symbol shows the thermal conductivity and this symbol shows the electrical conductivity। तो विडमैन ने क्या कहा, विडमैन फ्रेंच लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द थर्मल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट इन्वेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज नंबर। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं लॉरेंट्ज नंबर। ओके, तो हम इसको अगर फर्दर मॉडिफाई करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन के टी इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विडमैन फ्रेंच लॉ कहता है कि जो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी है इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू लॉरेंट्ज नंबर, दैट इज द कांस्टेंट नंबर नियर अबाउट 2.44 into 10⁻⁻⁸
ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपान में आई थिंक मोल जस्ट लाइक दैट वन, कोई वैल्यू है यूनिट है, आप वो कंफर्म कर लेना, ठीक है, कि वो किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर है। बट दैट वाज एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग, ये इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये इसकी मिस्टेक थी, ये इसकी फेल्यूर थी, ये इस लॉ की, कि जो कहता है कि थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट गुड, ये गलत है। किस तरह गलत होता है अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी किस तरह जो है ना ये एक्सप्लेनेशन होती है वो गलत है, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके बेस पर आपको एमसीक्यूज दे सकता है कि विडमैन फ्रेंड्स लॉ वाज फेल्ड एट व्हाट कंडीशंस। ऑप्शन ए कि जो विडमैन फ्रेंड्स लॉ है वो किस कंडीशन पर फेल हो चुका था, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, या 273 केल्विन, या 100 या 0 डिग्री सेल्सियस। At what condition that experiment was failed? तो at low temperature that experiment was failed. ये किस तरह फेल हुआ था आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है वो होता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तब आ सकता है ये जब दोनों का बिहेवियर क्या हो, सेम हो, दोनों का जो बिहेवियर हो किसी भी टेम्परेचर पर, आइदर हाई टेम्परेचर हो आइदर लो टेम्परेचर हो, बोथ टेम्परेचर पर इनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मगर इस तरह हुआ नहीं। जब हम लोग टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं, व्हेन वी कंसीडर लो टेम्परेचर, उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कुछ चेंज हो जाती है, या मैं इसको डायरेक्ट रिलेशन देख लेता हूं, वो इस कांस्टेंट के बराबर नहीं रहते, दैट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। विडमैन ने तो ये कहा इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी रेशियो कांस्टेंट है, लॉरेंट्ज नंबर के बराबर है, कांस्टेंट है। मगर जब लो टेम्परेचर पर लाया गया, लो टेम्परेचर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन हमें डिफरेंट मिली। क्या डिफरेंट मिली, जब लो टेम्परेचर होता है, मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, जस्ट लाइक मेटल ले लें, आपको मेटल है ये कंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जो रेंडमली मूव कर रहे हैं। अगर हम इसका टेम्परेचर लो कर लेते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस लो हो जाएगी। टेम्परेचर लो करने से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लो हो जाएगी। जब इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो इसकी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब देखें टेम्परेचर लो करने से हुआ क्या, जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो मोशन स्लो डाउन हो गया होगा, उनकी जो वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह वो रिड्यूस हो चुकी होंगी। ओके, तो टेम्परेचर लो होने से जो उसकी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस उसकी लो हुई। जब इसकी रेजिस्टेंस लो होगी तो जाहिर सी बात है जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, जो हमारे पास सिग्मा है दैट विल बी हाई, वो हाई होगी। जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है तो उस केस में लो टेम्परेचर पर थर्मल कंडक्टिविटी लो है। क्यों लो है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कम हो चुका है। जब वो कम होगा उसमें कोवैलेंस कम होगी, कोवैलेंस कम होने की वजह से वो जो थर्मल एनर्जी है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होगी, कम होगी। तो लो टेम्परेचर पर जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज लो, but at low temperature electrical conductivity is high, so that's why we say the ratio of electrical conductivity to the thermal conductivity is not constant। ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसका बिहेवियर लो टेम्परेचर पर अलग है और इसका बिहेवियर क्या है, अलग है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये इस कांस्टेंट के बराबर नहीं है, तभी ये फेल हो गया। चलो मैं ये एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी लिख लेता हूं कि लो टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, लो है। जब रेजिस्टेंस लो होती है तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है के वो भी लो हो जाती है।
तो लो होने से होगा क्या, जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन है वो कम होगी, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हाई है और ये लो है, तो हाई और लो का अब रेशियो लेंगे तो वो कांस्टेंट आपके पास नहीं आएगा, दैट विल बी चेंज, वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम कहते हैं कि जो विडमैन फ्रेंड्स लॉ है दैट वाज फेल्ड एट अ लो टेम्परेचर, ये एक इस लॉ की फेल्योर थी, ये इसकी एक फेल्योर थी। ये जो बात बताई थी ये तो क्लासिकल मॉडल ने बताई हमें कि इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, मगर जो क्वांटम मॉडल आया, जो सोमरफील्ड मॉडल है, उसने ये चीज बताई भाई ये कांस्टेंट नहीं है, आप अगर चीज को इस तरह वेरी कर रहे हैं इन पैरामीटर्स को, फैक्टर्स को, तो ये इसमें वेरिएशन आ रही हैं, इसमें आपके पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई दैट वाज कंसीडर्ड एज अ फेल्योरिटी ऑफ दिस क्लासिकल मॉडल, ये क्लासिकल मॉडल की एक फेल्योरिटी कंसीडर की गई। ओके, तो आप ये नोट करें। ओके, तो एक ये इसकी मिस्टेक है, इसकी एक फेलियरिटी, और दूसरी पॉइंट इसकी, अब देखिए इसी में से ही लो टेम्परेचर पर देखें आप इसकी कितनी बातें गलत हो रही हैं। एक तो ये बात गलत हुई इसकी, दूसरी पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्लासिकली हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, क्लासिकली हिसाब से, क्लासिकल मॉडल के हिसाब से, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द एटम एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, उनके अंदर कोलियंस होती रहती है, मल्टीपल कोलियंस हो रहे हैं, ठीक है। बट व्हेन देयर इज अ लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर होता है तो ये एटम्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर, इस मेटल के अंदर, वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से भी ज्यादा मूव कर रहे हैं, वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से भी ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो दैट वाज आल्सो फेल्योरिटी, ये इसकी फेल्योरिटी थी इस क्लासिकल मैकेनिक्स की, कि इसका रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि व्हाई दे आर मूविंग लार्जर, इनका जो मेन फ्री पाथ है वो लार्जर क्यों है। इवन हमने तो ये चीज पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर मल्टीपली वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, जब वो एक दूसरे के साथ मल्टीपल कोलिजन्स करते हैं तो उसके बावजूद भी ये इतना डिस्टेंस क्यों कर रहे हैं कवर, दैट वाज आल्सो इट्स फेल्योरिटी। तो इसका क्वांटम मैकेनिक्स ने जवाब दिया, अगर आप लो टेम्परेचर करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोलियंस होती हैं, कोलियंस, इलेक्ट्रॉन्स की कोलियंस कम हो जाती है, तो कोलियंस कम होने की वजह से वो दो एटम्स के दरमियान में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। वो जो डिस्टेंस होता है तकरीबन वो कंसिडर किया जाता है नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर और ग्रेटर टू 1 सेंटीमीटर। ओके, या इस तरह मैं कह दूं कि जो एटम्स के अंदर स्पेस है, एक ये एटम है, इनके जो डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस है नियर अबाउट 10⁸ टू 10⁹ टाइम्स मैक्सिमम मूव कर लेते हैं। ये दो एटम्स हैं, इनके अंदर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से 10⁸ और टू 10⁹ टाइम्स वो मैक्सिमम ट्रेवल कर लेते हैं, इनका मेन फ्री पाथ होता है। तो क्लासिकल मॉडल वाज आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन सच लार्ज डिस्टेंस, even if we know that according to classically electrons will collide inside the metal and how they cover it large distance, that was also its failure। इसका रीजन तो यही है कि लो टेम्परेचर की वजह से कोलियंस कम होने से वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गए। ओके, तो ये एक इसकी फेल्योरिटी थी। अब हमने ये चीज भी देखी कि जो इसका मेन फ्री पाथ था लैम्डा, मेन फ्री पाथ को हम कहते हैं, इसका मेन फ्री पाथ था वो नियर अबाउट ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर था, वो 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ दो एटम्स है, इनके एटम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से नियर अबाउट 10⁸ टू 10⁹ टाइम्स इनका मेन फ्री पाथ है। तो that was also surprising thing for the classical physics, या क्लासिकल फिजिक्स इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि हमने तो ये चीज पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर ज्यादा कोलियंस कर लेते, उसके बावजूद भी इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल क्यों किया। तो इसका रीजन हमें यही बता रही थी क्वांटम। ओके, तो ये भी इसकी एक फेल्योरिटी। और दूसरी पॉइंट ये, हमने ये चीज पढ़ी है स्टिल लॉ, जो हम ये चीज पहले पढ़ते हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं करंटली 2K25 में, क्या रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हम अभी ये चीज स्टडी करते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ रिलेशन में क्या है, डायरेक्ट है। आप जितना टेम्परेचर हाई करेंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी।
इसका मतलब ये हुआ कि आप टेम्परेचर हाई करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कोवलेंस होते हैं वो कोवलेंस बढ़ जाती हैं। जब कोवलेंस बढ़े इसका मतलब ये हुआ कि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ चुकी है। ओके, अब भी हम करंटली ये चीज पढ़ते हैं, मगर जो पहले बात है, पहले ये बात है कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर। अब क्या है रिलेशन, अब जो रिलेशन करंटली हम स्टडी करते हैं वो लीनियर है। ये हमने क्वांटम, ये चीज हमें क्वांटम ने बताई, मगर जो क्लासिकल मॉडल था, ये जो क्लासिकल मॉडल है ये कह रहा था कि जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टेम्परेचर, रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन है। इसका फॉर्मूला हम कंप्लीटली इस तरह लेते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में n स्क्वायर इंटू लैम्डा रेडिकल 3kT अपॉन में me। जस्ट 1 मिनट ये वेरीफाई कर लें, 3kT। ओके ठीक है, ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का। तो अब यहां से देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कहता है कि रेजिस्टिविटी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर। इन्होंने ये चीज बताई, क्लासिकल ने ये बताया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये चीज प्रूव होगी, जो हम ओम्स लॉ स्टडी करते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E, चार्ज डेंसिटी के हवाले से जो हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ वो। वैसे तो हम नॉर्मली ये चीज पढ़ते हैं V इज इक्वल टू IR, जब हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं उसके लिए हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। ये इस पर वीडियो लेक्चर्स भी एक अवेलेबल है मेरा, इसको मैंने प्रूफ किया है। ठीक है, तो क्लासिकल मॉडल की ये फेलियोरिटी है, इसने कहा कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के रूट के साथ रिलेशन में, दैट वाज आल्सो इट्स फेलियोरिटी। मगर एक्चुअली जो रिलेशन है वो क्या है, लीनियर है, ये भी इसकी फेलियोरिटी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने कहा कि जो पोटेंशियल है, मैंने आपको बताया ना थ्रू इनिशियली मैंने आपको बताया कि इसने कहा कि जो ये पॉजिटिव आयन कोर है इसका पोटेंशियल थ्रू आउट होल मेटेलिक सरफेस इज कांस्टेंट, इज सेम। दैट वाज नॉट गुड, ये चीज सही नहीं थी, ये चीज गलत थी। ठीक है, तो ये भी इसकी फेलियोरिटी में शुमार किया जाता है। और दूसरी ये भी फेलियोरिटी है इसकी, क्लासिकल मॉडल ने जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेटल्स की एक्सप्लेन की है, मेटल्स में भी सम मेटल्स की एक्सप्लेन की है। अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की या सेमीकंडक्टर्स की, तो दिस क्लासिकल मॉडल वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल, failed to explain the thermal and electrical conductivity of insulators and semiconductors। सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की ये थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे, ये भी इनकी एक फेलियोरिटी है। ओके, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि यहां पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है या क्लासिकल मॉडल आप कह रहे हैं, लॉरेंस ड्यूट मॉडल कह रहे हैं। ये लॉरेंस ड्यूट मॉडल कहता है कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट, एक पॉइंट सारे मेटल के अंदर जो पॉजिटिव आयन का जो पोटेंशियल फील्ड है पॉजिटिव आयन कोर की थ्रू आउट द मेटल इज कांस्टेंट सेम, दैट इज पॉइंट एक ये हुई। दूसरी पॉइंट ये है कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है इट फॉलोज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। किस तरह, अब हम इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। इस चीज को मैं रिमूव कर लेता हूं, चलो ये चीज पड़ी रहे, इसको रिमूव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये जो लॉरेंस ड्यूट मॉडल है इट फॉलोज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ये इसको फॉलो करता है, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसको फॉलो करता है। और दूसरी पॉइंट, ये जो लॉरेंस ड्यूट मॉडल है या फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है इट डज नॉट फॉलो द पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता। ओके, किस तरह वो देखते हैं। ये देखें, ये एनर्जी स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल के मुताबिक
इस एनर्जी स्टेट में, लेट्स सपोज दिस एनर्जी स्टेट 1, क्लासिकल मॉडल के मुताबिक इस एनर्जी स्टेट्स में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, जिनकी एनर्जी स्टेट सेम हो। इस सेम स्टेट में दो सेम एनर्जी स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो इसमें रह सकते हैं, दैट वाज इट्स फेल्युरिटी। ये कि क्लासिकल मॉडल ये कहता है कि इस सेम स्टेट में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, बट दैट इज एक्चुअली इट्स फेल्युरिटी। ये इसकी क्या है, फेल्युरिटी है। क्लासिकल मॉडल में यही चीज बता रहा था। जो क्वांटम मॉडल था, क्वांटम मॉडल ने कहा कि इस एक एनर्जी स्टेट में नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड और कैन एग्जिस्ट, बट इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हो इसमें एक एनर्जी स्टेट में वो रह सकते हैं, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रह सकते हैं, दैट इज इट्स फेल्युरिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही क्लासिकल मॉडल। जो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होता है, it does not follow the Pauli's exclusive principle। तो अगर उसको फॉलो करता तो not more than 2 electrons can exist inside this energy state, but here more than 2 electrons, here I have mentioned 5 electrons, यहाँ पर मैंने 5 electrons mention किए, 5 electrons रखे हैं एक एनर्जी स्टेट में। मगर जो क्वांटम मॉडल है, अगर हम फॉलो करें पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को, not more than 2 electron can exist, can reside in this एनर्जी स्टेट, इस एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकते। ओके, तो ये इसकी फेल्युरिटीज हैं। इन बातों की वजह से ये क्लासिकल मॉडल फेल हो चुका था। ओके, तो आप ये पॉइंट्स नोट करें। अब मैं इसको वन शॉट में रिवाइज कर लेता हूं, ठीक है। और कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। ये सारी हम आप नोट करें। इसको मैं रिमूव कर लेता हूं इधर से, सॉरी। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, वो जो विडमैन फ्रेंड्स ला था। जो विडमैन फ्रेंड्स ला था उसने कहा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। बट हमने ये चीज मालूम की, ये चीज समझी कि जो रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। ये इसकी एक फेल्युरिटी थी। ओके, अब देखें, ये मॉडल अल्सो इस चीज में भी फेल हो गया कि इसने मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी, ये एक्चुअली सस्पेसिबिलिटी शो करती है मैग्नेटाइजेशन और पोलराइजेशन प्रोसेस को। हम इस तरह हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू xm into h। ये जो शो करती है, दिस शोज दी ससेप्टिबिलिटी। ये ससेप्टिबिलिटी हमारे पास इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और ये मैग्नेटिक भी हो सकती है। दैट कैन बी इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक, क्योंकि हमारे पास पोलराइजेशन फिनोमेना होता है, वो बिलोंग करता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से, पोलराइजेशन। और जो मैग्नेटिक फिनोमेना यहां पर होता है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। तो इस प्रोसेस को भी ये फॉलो नहीं कर पाया, इस प्रोसेस को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी है मेटल्स की वो किस तरह वेरी होती है, किस तरह चेंज होती है, इनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, एक ये भी इसकी फेल्युरिटी थी। ओके, अब ये पॉइंट्स नोट करें। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको वन शॉट में कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट बातें डिस्कस कर ली हैं।
अच्छा, ये जो मॉडल है ये चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या कॉम्पटन इफेक्ट है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। दैट वाज आल्सो इट्स फेल्योरिटी in order to not explain the photoelectric effect or Compton effect और भी में से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इन चीज़ों को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट वाज ऑल अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल और लॉरेंस ड्यूड मॉडल, ठीक है। अच्छा, ये ड्यूड ने ये बात बताई थी, ये ड्यूड ने बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मेटल में, जो मेटल होता है, मेटल के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन कोर्स होते हैं और उसमें क्या होते हैं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर इसने यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एज होते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है सिमिलर होता है जिस तरह किसी परफेक्ट गैस में, किसी आइडियल गैस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर हो, इसने ये बताया। फिर 1909 में लॉरेंस ने बताया, 1909 में लॉरेंस ने ये चीज बताई कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है दैट वाज कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट गैस, हम इसको परफेक्ट गैस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल और लॉरेंस ड्यूड मॉडल और में से क्लासिकल मॉडल, ओके। व्हाई वीडमैन-फ्रेंच लॉ वाज फेल्ड, वीडमैन-फ्रेंच लॉ फेल क्यों हुआ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में? एक्चुअली इसका कहना यह था कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट, वो किसी कांस्टेंट के बराबर है जिसको हम कहते हैं लॉरेंस नंबर। बट जब हम लो टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं तो उस केस में क्या हुआ कि इनका जो रेशियो मिला दैट वाज नॉट कांस्टेंट, दैट वाज चेंज, वो वेरी हो रहा था, चेंज हो रहा था। किस तरह? अब देखें, अगर हम लो टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं, जब लो टेम्परेचर होगा तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की कोवलेंस होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की कोवलेंस कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की कोवलेंस कम होगी इन केस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी हाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जब कोवलेंस कम है तो उस केस में थर्मल कंडक्टिविटी कम है, जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब लो टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं कि जो सिग्मा होती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका वैल्यू हाई है, और जो थर्मल कंडक्टिविटी है के इसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो हाई और कम का जो रेशियो दैट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, दैट इज नॉट इक्वल टू लॉरेंस नंबर, दैट इज एक्चुअली इज गोइंग टू वेरी, ये चेंज हो रहा है, ये वेरी हो रहा है। तो ये इसकी फेल्युरिटी थी। और दूसरी पॉइंट कि जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है, इट डज नॉट फॉलो द पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा था। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है कि एक एनर्जी स्टेट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मगर इसने कहा, क्लासिकल मॉडल ने कहा कि आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी स्टेट में रख सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि 1 2 3 4 5, मैंने तकरीबन 5 इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी स्टेट में रखे। तो ये क्लासिकल कह रहा था कि आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, दैट वाज इट्स फेल्युरिटी। 2 फेल्युरिटी है। और तीसरी फेल्युरिटी ये है कि दिस लॉ या सॉरी दिस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल फॉलोज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ये इसको फॉलो कर रहा था, ये इसकी एक फेल्युरिटी थी। और भी बहुत सारी फेल्युरिटीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। थैंक यू।